एनसीटी समथिंग उसका एक एक लाइन, ईच एंड एवरी लाइन हमको इसको इग्नोर नहीं कर सकती। मेरे लिए व्हाट वाज आई कैन रिमेम्बर राइट नाउ इज कि मुझे पहले पता नहीं था कि पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है इनिशियली कि पढ़ना क्या है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आता क्या है। जो भी हमें डिजीज होता है इन ह्यूमन बॉडी 70 to 80% वो हमारे माउथ से ही उनका एंट्री होता है, द इन्फेक्शंस और व्हाटएवर दैट हैपेंस ना। तो उनके जो रिजल्ट्स होते हैं हमको इजीली पहले माउथ में ही दिखेंगे। हब है ओरल कैंसर का, क्योंकि लोगों में पता ही नहीं है कि ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। लोग विजिट्स में जाते नहीं, दे डोंट गो फॉर क्लीनअप्स एंड फिर धीरे धीरे ये सब इन्फेक्शंस, द वेरी स्मॉल थिंग्स छोटे छोटे से फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। Hey everyone, welcome back to Octajam. My name is Dipanshu, graduated from IIT Guwahati and co-founder of Octajam. तो आज एक और नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ, खास करके जितने भी लोग नीट के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और नीट एग्जाम के थ्रू डेंटल जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो डेंटल एज ए करियर बहुत ही फ्यूचरिस्टिक करियर है और ये आगे जाके बहुत ही ग्रो होने वाला है। तो जितने भी लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, खास करके वो सारे लोगों को ये पॉडकास्ट जरूर देखना चाहिए। और कुछ टाइम पहले मैंने एक MBBS के ऊपर भी डेडिकेटेड एक पॉडकास्ट बना के रखा है, वो वाला पॉडकास्ट भी आपको जरूर देखना चाहिए। तो आज का जो गेस्ट है ना, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। मेरा स्कूल का जूनियर है, के से उसने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया हुआ है। तो आज हमारे साथ है मिस मोपिया नाथ एंड काइंडली शी इज डूइंग हर बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी फ्रॉम रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी। तो पूरे पॉडकास्ट में एंड तक बने रहना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले टाइम पे ऑक्टाजाम ऐसे और वीडियो ला सके और आपको ग्रोथ एंड सक्सेस में हेल्प कर सके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑक्टाजाम। तो आज हमारे साथ है मिस मोपिया नाथ। तो मोपिया नाथ से अपन को बहुत इनपुट मिलने वाला है, क्योंकि ये अभी अपना डेंटल का कोर्स कर रहा है। तो काफ़ी कुछ अपने को इनपुट मिलने वाला है, स्पेशली नीट वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ना। तो मोपिया, अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दो अपने ऑडियंस को। हाँ, तो जैसे कि आपने मेरा नाम बोल ही दिया है, मोपिया नाथ, और मैं फिलहाल बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी कर रही हूँ फ्रॉम रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी। ठीक है, तो तुम्हारा मतलब थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड बोले तो फॉर एग्जांपल 11-12 में तुमने मैथ्स लिया था या मैथ्स नहीं था, तो वो एक बार ओवरव्यू दे दो यार। तुम्हारा ओवरऑल मतलब क्या क्या कोर्स था 11-12 में। ओके, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओनली आई वाज वेरी श्योर कि मुझे मेडिकल के लिए ही जाना था। तो ठीक मैंने है। मैथ्स 10 के बाद रखा नहीं था, तो इट हम्म। वाज क्लियरली बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हम्म। तो उसके बाद तो मैंने 10 के बाद शुरू किया था कोचिंग, मतलब सेल्फ स्टडी ही मैक्सिमम था। तो फिर तभी से मैंने नीट का स्टार्ट किया। एनसीटी वाज द प्रायोरिटी हम्म। एंड देन आफ्टर दिस आई टुक अ ड्रॉप फॉर 2 इयर्स एंड देन आई गॉट दिस कॉलेज। समझ गया। तो मतलब काफ़ी सही है। तो तुम्हारा जो मतलब नीट के थ्रू तुमने एडमिशन लिया, राइट? तो मतलब नीट का तुम्हारा जो स्ट्रेटजी था, मतलब क्या तुमने क्योंकि तुमने गैप भी लिया था, राइट? तो तुमने हाँ, मतलब अपना मतलब क्या क्या तुमने जो स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल तुमने ईयर 1 पे तुमने एक बार एग्ज़ाम नीट का क्लास 12 के बाद तुमने एक पहला अटैम्प्ट दिया। तो इसके बाद तुमने कैसे कैसे अपने आप को मतलब इम्प्रूव किया, जो सेल्फ स्टडी तुमने किया है, ताकि तुम्हारा मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम में तुम्हारा मतलब जो प्रोग्रेस है वो तुमने कैसे एनालाइज किया और मतलब क्या स्ट्रेटजी है तुम्हारा। तो पहले तो मेरा 11-12 मेरा बोर्ड में ही ज़्यादा फोकस था कि बाद में हम नीट का देखेंगे, हम्म। पहले वही था। तो फिर तो वो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, बट स्टिल दैट मतलब जो होता है एग्जाम का राइट। पैटर्न होता है, दैट्स वेरी डिफरेंट। हाँ, तो फिर 12th के बाद मैंने पहले तो कोचिंग लिया था, बट फिर मैंने सोचा कि लाइक सबका अलग अलग होता है थोड़ा। तो मेरे लिए सेल्फ स्टडी वाज मोर लाइक ज़्यादा ठीक है, अच्छा था। हाँ, मतलब या ज़्यादा इम्पैक्टफुल हुआ कि तुमने जो अपना सेल्फ स्टडी किया उसी से ज़्यादा इम्पैक्टफुल। तो मतलब हाँ, बायोलॉजी में तुम्हारा ज़्यादा फोकस था, राइट? तो मतलब बायोलॉजी को तुमने मतलब कैसे, मतलब बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना। फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल बेस हो गया या केमिस्ट्री में थोड़ा अलग टाइप का हो गया। तो मतलब बायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मतलब बच्चे हैं वो नीट के अगर जो भी देख रहे हैं उनका दिमाग में ये रहता है यार बायोलॉजी को अपन कैसे स्मार्टली पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो देखने से तो वैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लगता है, लेकिन उसको भी अपन को थोड़ा लॉजिकल तरीके से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा अलग होता है, राइट? तो मतलब तुमने बायोलॉजी का कैसे प्रिपरेशन किया, उसका एक बार ओवरव्यू दे दो यार।
तो जो नीट का है 3 सब्जेक्ट्स में पार्टिकुलरली डिवाइडेड है एंड द मैक्सिमम पोर्शन इज 360 मार्क्स जो कैरी करता है वो ओके, बायोलॉजी है। राइट, तो ऑब्वियसली ऐसा मेडिको फॉर द पर्सन्स अपियरिंग फॉर नीट उसको पहले बायोलॉजी में ही फोकस करना पड़ेगा, मैक्स टू मैक्स उसको उसी में ही स्कोर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर मी व्हाट वाज द बेस्ट बुक लाइक वो जो हाँ सबके लिए होता है वो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी बायोलॉजी। ओके, ठीक है। वो पहले मतलब एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा तुमने उसको? तो पहले द मोस्ट इज कि वो जो नॉलेज है कि अगर कम्प्लीटली न्यू 11 में कम्प्लीटली अलग होता है, टॉपिक्स सब कुछ अलग होता है, तो फिर वो हमको ग्रास्प करना पड़ता है कि एक्चुअली है क्या, व्हाट ये कोर्स ये जो है 11 12 के चैप्टर्स क्या है। तो पहले हमको वो देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो पार्टिकुलरली एक एक चैप्टर्स करके हम जाएंगे एंड लाइक जो नैनो नोट्स है जो मैंने बनाया था अपने लिए दैट वर्क द बेस्ट फॉर मी। ठीक तो है। मैं जब भी हम पहले कुछ पढ़ते हैं पहले उसको अच्छे से ग्रास्प करना है कि है क्या इसमें चैप्टर में है, फिर उसके अपने हिसाब से उसको अपने लैंग्वेज में जिसमें हम इजी हो उसमें हम नैनो नोट्स बनाए जो कि रिवीजन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो वो मैंने बनाया था अपने लिए बायोलॉजी का एक अपने ही लैंग्वेज में एक इजी लिटरेचर फॉर्म में, ताकि मेरे लिए इजी हो एग्जाम के पहले रिवीजन करने और सारे टॉपिक्स इजीली कम टाइम में वो हो जाए। तो तुम जैसे बोलते हो जब भी तुम क्योंकि मैं थोड़ा उसको डीपली समझने की कोशिश करूँ, जब भी तुम बोलते हो कि सारे टॉपिक बोले तो एक चैप्टर या चैप्टर के अंदर जो सब टॉपिक्स है उसको भी तुम मतलब एज ए टॉपिक मान रहे हो, मतलब क्या सीन है? एनसीईआरटी समथिंग उसका एक एक लाइन ईच एंड एवरी लाइन हमको इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार एक था क्वेश्चन वो इवन जो क्वेश्चंस थे मैंने देखा इस बार वो एक ही क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में दिया है कि इवन द स्टूडेंट्स को आंसर पता था लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये दिया कहाँ से है। सो अभी लाइक जितना टाइम जा रहा है एवरी ईयर द पैटर्न इज आल्सो चेंजिंग, राइट। तो हम लिटरेचर हमारा ग्रास्प अच्छा होना पड़ेगा लिटरेचर में। फिर उसके बाद जो टॉपिक है वो तो ऑब्वियसली पहचानना ही पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद उस पे कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं एक ही टॉपिक में, राइट। वो हमें देख। तो ये इसने जो बोला ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें आंसर मालूम है फिर भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मतलब मैंने 2 दिन पहले एक केमिस्ट्री का रिव्यू कर रहा था कि यार जेई एडवांस में मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें क्या हो रहा था ना, फॉर एग्जांपल मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे कोई रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, अभी एग्ज़ाम में उसको उल्टा कर, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें कोई बेसिक में एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन हो रहा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अभी उसको उल्टा करके पूछ ले यार बेसिक मीडियम में इसका क्या हो सकता है, ऐसे ऐसा टाइप का उसने पैटर्न बना दिया। अभी तुम्हें अगर वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि अगर रिएक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से आया ये रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को उसने घुमा के दे दिया। अब ये पीछे से बोल रहा है कि अगर यहाँ से अगर तुम्हें उल्टा अगर रिवर्स डायरेक्शन पे अगर करवाना है तो तुम्हें कैसे पता चलेगा, तो ऐसा टाइप का वो क्वेश्चन घुमा देता है ना। तो सिमिलरली डायग्राम के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं यार, डायग्राम्स के अंदर से तुम्हें वो डायग्राम का अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। तो ऐसे करके मतलब इसने जो बोला कि एनसीईआरटी का हर एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा भी होता है मतलब स्पेशली केमिस्ट्री के केस में तो ऐसा होता है यार 2-3 चैप्टर को मिक्स करके वो क्वेश्चन बना देगा। तो बायोलॉजी में भी ऐसा होता है क्या कि 2-3 टॉपिक को मिक्स कर रहा है वो नीट में? एब्सोल्युटली, वो कुछ अलग अलग चैप्टर्स को मिक्स करके जिनके वो कुछ कॉमन पॉइंट हो वो मिक्स करके दे सकते हैं। तो इसलिए should be very clear with the knowledge, very clear with the clarity होना चाहिए उस टॉपिक का कि क्या है एग्जैक्टली उसमें, राइट। कि ऐसे कि रट्टा मार लिया तो फिर हो गया, नो दिस इज नॉट वर्किंग। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि रट्टा करके हम क्लियर कर सकते, नो दैट्स कंप्लीटली फॉल्सहुड। राइट। तो ये इसने जो बोला है ना कि यार एंट्रेंस का जो स्ट्रेटजी है बहुत अलग रहता है यार, ऐसा नहीं है कि जो अपन थियोरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि तुम सब्जेक्टिव तरीके से पूरा कहानी लिख रहे हो, वो बहुत उसके अंदर से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भाई ये लाइन क्यों लिखा हुआ है। एनसीईआरटी वालों ने बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से उसको लिख के रखा है, तो तुम्हें हर एक लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए कि भाई ये लाइन यहाँ पे क्यों है, और तुम्हें रिलेट करना आना चाहिए कि भाई इस चैप्टर के साथ नेक्स्ट चैप्टर का क्या रिलेशन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार मतलब जो थ्रू आउट द तुम्हारा जानी था है ना, क्योंकि कॉलेज में एक बार एंट्री लेने के बाद वो अपन भूल जाते हैं यार, मतलब अपन ने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, जो जो अपन ने चैलेंजेस फेस किया, वो भाई बच्चों को जब तैयारी करते हैं उनको मालूम रहता है कि भाई क्या क्या चैलेंज है। तो तुम्हारे टाइम पे तुम्हें कुछ याद है क्या क्या चैलेंज था तुमने जो स्पेशली फेस किया?
मेरे लिए व्हाट वाज आई कैन रिमेम्बर राइट नाउ इज कि मुझे पहले पता नहीं था कि पढ़ना क्या है राइट एग्जैक्टली। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है इनिशियली कि पढ़ना क्या है एग्जाम के लिए, एग्जाम में आता राइट क्या है। तो पहला 2 साल, 1-2 साल आई विल से हाँ कि मुझे आई वाज थिंकिंग कि लाइक एक्चुअली एग्जाम का पैटर्न को समझना है, एग्जामिनर का माइंड को समझना है कि वो क्या चाहता है जानना हमसे। सब कुछ पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ लेंगे, दैट डजंट वर्क एक्चुअली। राइट तो फिर पहला 2 साल मेरा यही था कि पढ़ना, बट एट द एंड मुझे ये पता चला कि नीट के लिए एनसीईआरटी इज द मेन फॉलो अप। उसको पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद उसके बेसिस पे अलग अलग डीपीपीस किया मैंने, अलग अलग सोल्यूशन, अलग जो कोचिंग सेंटर्स थे उनका मैंने डीपीपी सॉल्व किया। तो यही था कि पहले हमें अपना एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि हमको ये एनसीईआरटी के जो प्रॉपर 3 से 4 बुक्स है वो खत्म करना है पहले। राइट तो करके फिर उसके बाद रिवीजन आते हैं। रिवीजन तो मेरा पहला साल रिवीजन वाज द मेन फैक्टर जिसके लिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड में सोचा कि पढ़ तो ले रही हूँ लेकिन लास्ट में रिवीजन के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला था। तो आई विल ऑलवेज से कि ऑलवेज कीप एटलीस्ट 2 to 3 months बिफोर द एग्जाम फॉर रिवीजन। दैट्स द मोस्ट। कि अगर पढ़ लेंगे नॉलेज है, लास्ट में अगर हमने रिवाइज ही नहीं किया तो फिर एग्जाम में इट्स कंप्लीट आउटकम इज जीरो ओनली। हम दे ही नहीं पाएंगे क्या है क्या नहीं है। सही है, क्योंकि इसने जो पॉइंट बोला है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि यार पहला साल में बच्चों को ये समझ में नहीं आता यार पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। और नीट वालों का तो मतलब तुम उस मल्टीपल अटैम्प्ट दे सकते हो। जेई वालों का हालत इसलिए ख़राब हो जाता है भाई स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको 2 साल का ही गैप में मतलब मैक्सिमम 2 अटैम्प्ट मिलता है। तो वो बंदा अगर 1 साल लगा देगा ये समझने में कि भाई पढ़ना कहाँ से, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत गाइडेंस ले लेना चाहिए। जो भी मतलब यूट्यूब से ले लो या कहीं से तुम्हारे सीनियर से ले लो या तुम्हारे जो जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है उनसे ले लो। तो ये इससे तुम्हारा काम थोड़ा हल्का हो जाता है। कम से कम तुम्हें रोड मैप मिल गया, अच्छा ये 10 चीज़ मेरे को पढ़ना है, अब तुम सीधा पॉइंट टू पॉइंट तुम पढ़ सकते हो। और हमेशा ना इसने जो बोला है कि कैसे पता चलेगा कि पढ़ना क्या है, तुमने क्या किया है, सबसे आसान वाला कोई टॉपिक पकड़ लो और उसको पढ़ो। एक बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, इसका नोट्स बनाओ। जिसने इसने जैसे बोला कि भाई नैनो नोट्स बना रहे, नैनो मतलब छोटा छोटा पॉइंट आउट कुछ नोट्स बना रहे। इसके बाद उस पार्टिकुलर टॉपिक का तुम एक आध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, उस पार्टिकुलर टॉपिक का तुम्हें मिल जाएगा। तुम अगर सर्च करोगे अगर इस पार्टिकुलर टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी अगर तुम वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो तुम्हें समझ में आने लगेगा। धीरे धीरे एनालाइज कर पाओगे यार अगर इस टॉपिक से किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना। तो सिमिलरली यही सेम स्ट्रेटजी तुम मल्टीपल चैप्टर्स में अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समझना भाई तुम जो पढ़ रहे हो और क्वेश्चन जो आ रहा है उसके साथ तुम रिलेट कर पा रहे हो क्या। ऐसा नहीं है कि इसे पढ़ते ही जा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। जैसे इसने बोला कि यार मैं पहले पढ़ लिया, इसके बाद डीपीपीस, इसके बाद बहुत सारे अलग अलग इधर उधर से क्वेश्चंस मैंने लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यार मतलब कॉलेज में मतलब एडमिशन का प्रोसेस क्या था, मतलब नीट तो हो गया, मेरे को समझ में आ गया भाई नीट हो गया, जानी हो गया। इसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है, जैसे कि इंजीनियरिंग का तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है, अभी जोशा चल रहा है, तो नीट का क्या प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे मेरा एक स्टोरी एक्चुअली बैक स्टोरी है। क्या हुआ था, मेरा जो सेकंड ईयर ड्रॉप ईयर था मुझे तभी सिलेक्शन हो गया था, सॉरी राइट फर्स्ट ईयर ठीक है। आफ्टर। लेकिन आई वाज सो श्योर कि मुझे नहीं, मेरा नहीं होगा ये। तो मैंने क्या किया, मैंने काउंसलिंग में बैठी ही नहीं थी इस वजह से। तो देयर वाज अ मिस्टेक व्हिच हैड कॉस्ट मी 1 more year। एंड सो ये मैं चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कभी ये गलती नहीं करें। राइट कुछ भी रिजल्ट हो, ऑलवेज सिट फॉर द काउंसलिंग, बी इट व्हाटएवर द रिजल्ट। एटलीस्ट हमें ये तो पता चलेगा कि नॉलेज मिलेगा कि ये काउंसलिंग होता कैसे है, एटलीस्ट बैठने पर, या फिर नेक्स्ट ईयर भी वो काम आ सकता है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो मैंने फिर से प्रिपेयर किया। उसके बाद मार्क्स के हिसाब से जो प्रायोरिटी लिस्ट होता है उसको फिलअप करना पड़ता है। तो मैंने तो ऑल इंडिया में नहीं बैठी थी, स्टेट काउंसलिंग का तो अलग होता है। तो एज पर द डेट काउंसलिंग भरना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद तो जो लिस्ट आपका आएगा रिजल्ट, तो फिर उसके हिसाब से वहाँ पे कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करना है। तो दैट्स इजी प्रोसेस एक्चुअली। ठीक है। और मतलब ओवरऑल मतलब क्या फी स्ट्रक्चर रहता है वैसे पर ईयर का, या मतलब ओवरऑल जो भी है। कम होता है, बहुत ही कम। एंड एम्स में तो आई रिमेम्बर, आई गेस मेरा एक दोस्त है उसका 5 years में कुछ 5000 ही गया था। एंड अच्छा। इवन द फूड कैंटीन एवरीथिंग इज सो सुपर्ब, सो सुपर्ब। और एंड इवन मेरे कॉलेज में या फिर द अदर कॉलेजेस आल्सो इफ आई कंसीडर बहुत ही कम फी स्ट्रक्चर होता है।
तो वो बहुत अच्छी बात होता है। और ऊपर से आई गेस डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग अच्छा कॉम्पनसेशंस भी, तो वो सब भी देख सकते हो, कॉलेज के बाद वो देख सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो मतलब तुम्हारा ओवरऑल मतलब साल का कितना खर्चा चला जाता है? मेरा लाइक जो लाइक राइट नाउ आई एम इन डेंटिस्ट्री, तो उसका थोड़ा सिनेरियो अलग होता है अच्छा फ्रॉम एम, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिकल्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक हमारा है। मेन डेंटिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। थोड़ा प्रैक्टिकल्स में अच्छा खासा थोड़ा खर्चा हो जाता है, आई विल से। अच्छा, तो प्रैक्टिकल का अलग पैसा देना पड़ता है क्या, ऐसा है क्या? राइट आवरसेल्फ ओनली। अच्छा तो इनिशियल्स के फर्स्ट या सेकंड ईयर में तो आई लाइक ऑलमोस्ट 30 to 40,000 मेरा गया ओनली फॉर प्रैक्टिकल्स। द मशीन्स एंड द स्मॉल टीथ टूल्स, ये वो जो होते हैं बहुत छोटे खर्चे होते हैं। अच्छा एज पर कॉलेज का ऐसा कुछ नहीं है, बस एग्जाम का फी चाहिए होता है, दैट्स आई गेस 10 to 13,000 इंक्लूडिंग द हॉस्टल फी। एंड वही है, बस प्रैक्टिकल्स का थोड़ा ज्यादा भारी पड़ जाता है। फिर भी अगर मैं इसने जो बोला कि 30-40 हज़ार जा रहा है, मैं बोलूँगा कि बहुत ही मतलब इंजीनियरिंग के साथ अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम खर्चे में हो जा रहा है। इंजीनियरिंग में मतलब अगर आईटीज़ का तुम फीस देखोगे, मतलब पर सेमेस्टर मतलब 6 महीने में 1.5 ऐसा चला जा रहा है। मतलब एक साल का मतलब 2.5 से लेके 3 लाख तक मतलब खर्चा आ जाता है, हॉस्टल वोस्टल सब मिला के। तो आ, तो उस हिसाब से अगर मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी मैं बोला था, ये जो एक एमबीबीएस वाला बंदा है उसमें भी कंपैरिजन किया था आपने, जो फीस स्ट्रक्चर है नीट में, फीस स्ट्रक्चर अगर देखोगे कंपेयर करोगे कि बहुत ही कम फीस स्ट्रक्चर है। तो एक बार अगर तुम मेहनत कर लिया अपने लाइफ में तो इसमें तो करियर मतलब बहुत ही सही है, आरओआई भी बहुत सही है, लॉन्ग टर्म में इसका बहुत सही जा रहा है नीट में। तो मतलब तो तुम्हारा कॉलेज लाइफ कैसा है? मतलब बहुत सही चल रहा है? मतलब एक बार तो तुमने एडमिशन ले लिया, अभी क्या होता है ना बच्चों का, मैं तुझे एक चीज़ बताऊं, पहले लोग माथा मारते हैं मेरे को बस एडमिशन चाहिए एडमिशन चाहिए, जैसे एडमिशन हो गया इसके बाद वो माथा मारते हैं कि भाई मेरे को क्लास में क्यों बुला रहे हो आपने को क्लास में क्यों बुला रहे हो भाई, दिन रात क्यों पढ़ाई करवा रहे हो? तो भाई तुमने पढ़ाई किया, पहले तो एडमिशन लेने के लिए माथा मार रहे हो, अभी बोल रहे हो कि भाई क्लास में दिन रात क्यों बुला रहे हो? तो तुम्हारा क्या हालत है भाई कॉलेज में? The worst nightmare is the 75% attendance. देखा, मैं यही पहला पॉइंट बोल दिया भाई कि भाई अटेंडेंस हाँ हम तो रात सोए सोए रात को तो बस एक ही कल जाके अटेंडेंस लगवाना है, ये सीन तो बस अटेंडेंस, इसका सब्जेक्ट का ये अटेंडेंस, प्रैक्टिकल्स का अटेंडेंस। दिस अटेंडेंस हैज क्रिएटेड अ मैसेकर इन आवर लाइफ लिटरली ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो या तो फिर डराएंगे धमकाएंगे, नहीं आओगे तो फिर बैक लगा देंगे, ये अटेंडेंस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर ये बैक लगा देंगे। तो ये सिनेरियो मेन मेडिकल कॉलेजेस का यही है कि अटेंडेंस चाहिए कुछ भी हो, फिर उसके बाद असाइनमेंट्स, सबमिशन, ऐसा जो हमें लगता है कि नहीं कॉलेज में घुसने के बाद तो मजे ही मजे हैं। मुझे तो मजे अभी तक दिख नहीं रहे हैं, वो पता नहीं फ्यूचर का क्या है, लाइक बट राइट नाउ इट्स वेरी हेक्टिक, बहुत पाइल अप होता है, असाइनमेंट्स आर ह्यूज, प्रैक्टिकल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। तो हैव टू गो थ्रू, ऑब्वियसली मेडिकल बहुत डिफिकल्ट है तो इस एस्पेक्ट से, तो दैट दोस थिंग्स ओनली गेट अस स्ट्रांग टू गेट इन कीप लाइक गोइंग विद द फील्ड। तो यार ये इसने हम लोग का मतलब ऐसा था जिसने ये अटेंडेंस का सीन भाई अपना, ऐसे भी बहुत सारे गए भाई, रात सुबह को अटेंडेंस लगाने के चक्कर में रात को नींद नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि भाई अटेंडेंस लगा पाएंगे क्या, उसके चक्कर में भाई सुबह तक बैठा हुआ है बंदा, इसके बाद बोले अटेंडेंस लगा के आके सोएंगे भाई तो ऐसा सीन चलता था भाई। और एग्ज़ाम के टाइम पे तो मतलब कोई सो ही नहीं रहा है, मतलब लाइब्रेरी वाइब्रेरी तो पूरा रात खुला रहता है अपने उधर। तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि सुबह का अगर 8 बजे का एग्ज़ाम है तो वो उस दिन सोना नहीं है भाई, ऐसे एग्ज़ाम मिस हो जाएगा, पूरा रात तुम पढ़ के इसके बाद पता चला एग्ज़ाम के टाइम पे तुम सो गए, तो एग्ज़ाम दे के आके पूरा एकदम मतलब सोने का सीन है। तो बहुत ही तो अटेंडेंस का सीन रहता है। और ये एक चीज़ मैं मोपिया मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, मतलब तूने जो जैसे बोला ना कि बहुत हेक्टिक जो करता है ना, ये इसका पीछे मेरे को जो अभी मेरे को समझ में आ रहा है ना कि जैसे तुम करियर में आगे बढ़ते हो या जॉब में या अपने बिजनेस में जो भी करते हो ना, तो उसमें बहुत मतलब लाइफ आसान हो जाता है, क्योंकि अपने को हैबिट बन चुका होता है कि भाई 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 15 घंटा ऑलरेडी तुमने ऐसे वर्क लाइफ मतलब हर रोज़ देखना पड़ रहा है भाई ज़बरदस्ती, मतलब हर रोज़ तुम बोल रहे हो कि 10 पेपर हो रहा है, असाइनमेंट दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो बाद में उसका इम्पैक्ट समझ में आता है कि वो अपन बाद में जब अपन काम में जाता है ना तो अपने को समझ में आता है यार ये सब तो कुछ भी नहीं है, अपन ने ऐसे बहुत झेल चुके हैं। तो ये एक टाइम के बाद ये हेल्प होता है, अभी पता नहीं चल रहा है अपने को, है ना? तो ठीक है, मतलब तो तुम ऐसे मतलब जो भी है कोई दूसरा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो ऐसे, मतलब कॉलेज के मतलब एकेडमी के अलावा भी? ऐसा तो बहुत कुछ होता है हम्म कॉलेज में,
है, स्पोर्ट्स वीक होता है, बहुत मजा भी होता है। फिर अलग अलग जो कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज में, उन सब में जब होता है, सब एक साथ जाते हैं, इट्स अ गेट टुगेदर, debates, competition, so बहुत exposure है। I'll not say कि like it's only upward कि इसमें MBBS में घुसे हैं या फिर डेंटिस्ट में घुसे, it's only about like हमें यही बनना है, no, completely no। हमें बहुत सारे exposure होते हैं, हमें राइटिंग अपने डेवलप करने के लिए हमें मैगजीन्स होते हैं, उसमें हम लिख सकते हैं, तो बहुत कुछ अलग अलग है। तो अलग अलग हॉबीज को परस्यू कर सकते हैं पीपल, इवन आफ्टर विद डेंटिस्ट्री, विद जिम, अपने बॉडी बनाना, ये बहुत कुछ है, बहुत एक्सपोजर है भाई। ये सही है, मतलब कॉलेज लाइफ में अगर तुम्हें, क्योंकि तुमने 1 साल 2 साल पूरा पढ़ाई कर लिया, तैयारी कर लिया, अभी मतलब कॉलेज में जाने के बाद ना तुम ऐसे लिमिटेड मत रहो कि भाई मेरे को सिर्फ पढ़ना है। तो तुम कोशिश करो कि भाई दूसरा एक्टिविटी में क्या चल रहा है एक बार जाके देख के आओ। मज़ा नहीं आ रहा है वो बात अलग है भाई, एक बार पहला जाने में क्या है, मतलब जिस दिन ओरिएंटेशन होता है उस टाइम पे जाओ, जाके देखो भाई क्या है, क्योंकि उसमें सीनियर का भी तुम्हें इंटरेक्शन होगा। तुम जाके अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो ना, तो तुम्हें एकेडमी में भी तुम्हारा हेल्प होगा। तुम देखोगे ना, तुम अगर सोच रहे हो कि तुम्हारा एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरेगा, वो उल्टा इंक्रीज़ हो जाता है भाई, जो मैंने फील किया कि क्योंकि तुम लाइफ में अभी पहले क्या कर रहे थे कि सो जाओगे, इधर उधर जाके टाइम पास करना चालू कर दोगे, लेकिन वो मिनिमाइज़ हो जाता है। तो तुम्हारे लाइफ में शेड्यूल आ जाता है कि भाई तुम 1 घंटा तुम्हें यहाँ पे जाना है, 1 घंटा तुम्हें वहाँ पे जाना है, और सीनियर के साथ भी बात करने का तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि भाई आगे का करियर कैसे अपने को पुश करना है। क्योंकि मेडिकल फील्ड में मेरे को जितना समझ में आया अभी तक कि भाई हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ एग्ज़ाम अपने को देना पड़ता है ना। हम लोग का एग्जाम्स बहुत सारे होते हैं। नहीं, कॉलेज का एग्ज़ाम को छोड़ के भी अपने को, जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद पीजी के लिए भी फिर से एग्ज़ाम दो, ऐसे करके हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ एग्ज़ाम है ना। तो ये कभी ऐसा एंडिंग नहीं है, आप जितना परस्यू कर सकते हैं आप कर सकते हैं। राइट। आई रिमेंबर हमारी इधर एक से ग्रैंडफादर के एज के होंगे, ही इज 64 and still he's appearing for doctorate of the PhD or something. I'm not clear about the degree, and just think like a person at the age of 64, he's sitting for this exam and he have like got so much of patience, कितना पढ़ने के बाद भी वो फिर से और परस्यू कर रहे हैं। तो नॉलेज हैज नो एंडिंग इन दिस फील्ड, एनी फील्ड आई विल से। तो ये सही बोला तूने, सही बोला कि मतलब हर एक फील्ड में ना, मतलब तुम्हें लाइफ मतलब हर पूरा एकदम थ्रू आउट द लाइफ तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी फील्ड में जा रहे हो, क्योंकि कोई भी फील्ड में जा रहे हो ना, अगर तुमने जिस दिन पढ़ाई छोड़ दिया उसी दिन तुम स्टक हो जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भाई इसके आगे का स्टेप क्या होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कैसे बैलेंस करता है भाई तुझे से, तूने जैसे बोला भाई मैंने तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट, गाना वाना भी गाता है भाई ये कभी जाके देखना इसका इंस्टा। तो इसके बीच में तू पढ़ाई भी बैलेंस करता है, और ऐसा नहीं है इसको देखने से तू लगेगा नहीं अचानक ऐसे बोले नहीं पढ़ते नहीं, लेकिन बहुत पढ़ते हैं भाई ये बायोलॉजी में तो इसने क्या बोला, बायोलॉजी पूरा बुक एकदम मतलब लिख के भाई पता नहीं अपना नैनो नोट बना के क्या कर दिया। मैंने बायोलॉजी छोड़ दिया था, तो मैंने अपना एनसीईआरटी इसको दिया पूरा, इसने पूरा एकदम उसको एकदम इतना दबा के पढ़ा है ना भाई, नीट वीट निकाल दिया। तो बायोलॉजी ऐसा कि अल्टीमेटली वो पूरा इमेज, फोटोग्राफिक इमेज बन, एग्जाम के पहले दिमाग में नहीं आ रहा कि आईज में ये वो हो जाए कि ये यहाँ पे देखा था, इसका आंसर ये है। ऐसा मतलब करना चाहिए, ऐसा रिवीजन होना चाहिए, 20-30 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए इतना ज्यादा एग्जाम के पहले कि इसने सही बोला कि भाई बहुत रिवाइज करो तो बैलेंस कर सकता है। अभी जैसे कॉलेज में बहुत एक्टिविटी होता है राइट, कॉलेज का शेड्यूल जो रहता है ना, अभी जैसे कि इसने कॉल में आया तो भी भाई पूरा शेड्यूल करके भाई अभी क्लास ख़त्म हुआ 1 घंटे के अंदर अपने को ये कॉल निपटना है, तो ये सारा चीज़ भी मैनेज कर रहा है ना, पॉडकास्ट में भी आ रहा है, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, इसके बाद साथ साथ में पढ़ाई भी होता है, पढ़ाई बहुत होता है भाई। ऐसा नहीं है, कोई भी इंजीनियरिंग में भी जाओ हर 6 महीने में सब्जेक्ट बदल जा रहा है, अपने को तो भाई कम से कम ऐसे 70+ सब्जेक्ट पढ़ा दिया तो तुम्हें हर सेमेस्टर में पता चला 7-8 सब्जेक्ट तुम्हें चेंज हो जा रहा है, और वो भी किसी के घर पे तुम्हें रूम पे बुक नहीं मिलेगा, वो रात को बैठ के पता नहीं कैसे कैसे करके पढ़ना है, वो सीख जाते हैं। तो कैसे मैनेज हो पाता है, मतलब तू अपना शेड्यूल को कैसे मैनेज कर पाती है ना, बैलेंस कैसे करता है ना। वो जो क्लासेस जो होते हैं वो मैक्सिमम ग्रास्प करना, जो नॉलेज है वो क्लासेस में ही करना है। बाद में तो ये वो सब है एक्चुअली, तो क्लासेस में जो मेन पढ़ाना होता है तो उसमें ही मैक्सिमम ग्रास्प कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं कि रोज 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि only 2 hours in a day but in a consistent way, तो that's enough। तो अगर दिन में कॉलेज के बाद 2 घंटा पढ़ने के बाद शाम को you have the whole
1 घंटा अपने हॉबीज को या फिर ऐसे वॉक पे जा सकते हैं, कुछ भी कर राइट सकते हैं ऐसा। तो टाइम तो 24 आवर्स ऐसे देखा जाए तो बहुत कम भी है और बहुत ज्यादा भी। इट डिपेंड्स हाउ वी यूटिलाइज इट एक्चुअली। राइट तो क्लास तो 8:30 बजे से रोज शुरू होता है, तो 8:30 से 3:30 तक कम्प्लीटली पैक्ड। फिर उसके बाद तो आके थोड़ा रेस्ट, फिर उसके बाद लाइक शाम को चाय पीने जाना है, कॉफी पीने जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, अड्डा मारना है। आधा घंटा देने के बाद लाइक आफ्टरवर्ड्स हॉस्टल में आने के बाद एटलीस्ट 1 आवर पढ़ाई को देना है, नोट्स पर्टिकुलरली राइट का नोट्स। कितना भी हम बुक से, यूट्यूब से, इवन सेम गोस विद लाइक नीट पीपल आल्सो, दोस आर प्रिपेयरिंग, खुद का नोट्स बनाना है। ये नहीं कि बुक से पढ़ लिया अभी याद हो गया, नो, एग्जाम के पहले डेफिनेटली भूलने वाले हैं। सेम थिंग हैपेंड विद मी। भाई नोट्स का जो चीज़ इसने बोला ना, नोट्स आज भी मैं बनाता हूँ। मेरा डायरी अगर देखोगे ना, पीछे का पन्ने से लेके सामने, मतलब 2-3 डायरी ऐसे पूरा एकदम टेबल भरा हुआ है भाई। सेल्फ नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा किताब देखो, 10 किताब देखो, लेकिन उस किताब से, हर किताब से कुछ कुछ लिखो जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर तुम्हें डायरी वाई नोट्स, सेल्फ नोट नहीं चाहिए तो अपने किताब में ही नोट बनाओ, लेकिन नोट बनाओ। अपना नोट बनना ज़रूरी है, क्योंकि भाई जो लैंग्वेज में लिखा होगा ना, और तुम अपने भाषा में, तुम अपने दिमाग से जो लिखोगे ना, उसमें लिखने के बाद वो प्रिंट हो जाएगा भाई तुम्हारे दिमाग में कि भाई एग्जैक्टली क्या चीज़ है। एग्जैक्टली राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यार मतलब एक चीज़ अभी, जैसे कि मतलब 1-2 साल हो गया तेरा मतलब डेंटल में, तो कुछ क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना कन्फ्यूजन रहता है कि भाई अपने को एमबीबीएस करना चाहिए क्या, डेंटल करना चाहिए क्या, क्योंकि वो बाद में सोचते हैं कि अच्छा ये नहीं मिल रहा है तो उसमें जाना चाहिए। तो ऐसा अगर किसी का दिमाग में अगर पहले से ही फिट हो जाए कि यार मेरे को डेंटल करियर में ही जाना है, तो कुछ इनपुट्स दे यार, क्यों किसी को परस्यू करना चाहिए इस वाले फील्ड में, पर्टिकुलरली डेंटल में। टू बी ऑनेस्ट, पहले जब मेरा था मुझे पहले एमबीबीएस से करना था कि कुछ भी हो। इवन फर्स्ट ईयर में भी मुझे पहले बीडीएस मिला था, मैंने लिया नहीं था। I'm like, this is the first time, तो let me go for MBBS only. 1-2 साल में तो मिल ही जाएगा। But eventually life got me here, destiny got me here, and now I realize कि नहीं, like this is also a very good career, very good. ये लोगों का मतलब फॉल्सूट है, उनको अच्छे से पता ही नहीं कि इस करियर में एग्जैक्टली कितना ग्रोथ हो सकता है, राइट कितना कुछ। उनको ये लगता है कि ये सैचुरेशन हो चुका है, इसमें इतना ग्रोथ नहीं है, इट्स ओनली अबाउट 32 टीथ। नो, ऐसा नहीं है। ओरल हेल्थ आजकल हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। इवन आई विल से, हम जहाँ पे रह रहे हैं बराक वैली, हब है ओरल कैंसर का। क्यों? क्योंकि लोगों में पता ही नहीं है कि ओरल हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है। राइट विजिट्स में जाते नहीं, दे डोंट गो फॉर क्लीनअप्स, एंड फिर धीरे धीरे सब इन्फेक्शंस, द वेरी स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी से फिर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड अप, जो भी हमें डिजीज होता है इन अ ह्यूमन बॉडी, 70 to 80% वो हमारे माउथ से ही उनका एंट्री होता है, द इन्फेक्शंस और द व्हाटएवर दैट हैपेंस ना। राइट तो उन फिर जो रिजल्ट्स होते हैं हमको इजीली पहले माउथ में ही दिखेंगे। जैसे कि द डे आई रेड इन अ पॉडकास्ट एक्चुअली, हर्ड इन पोस्ट पॉडकास्ट, कि एक डॉक्टर बोल रहा है कि उसके पेशेंट को वो था, कैंसर था। तो एट द वेरी इनिशियल्स शी यूज्ड टू गेट अल्सर्स इन हर माउथ, सो शी इग्नोर। तो तभी अगर शी शुड हैव नोन अबाउट दोस थिंग्स, अगर अच्छे से गए हो तो डॉक्टर के पास, तो फिर लाइक शी कुड हैव प्रिवेंटेड दैट थिंग, और मे बी लाइक द वर्स्ट सिचुएशन में नहीं आती वो पेशेंट। एंड वन सिचुएशन, एक पेशेंट थी, शी वाज एडमिट इन द हॉस्पिटल। तो उसको सारे डॉक्टर्स ने देखा कि उसको एक्चुअली हुआ क्या, उसका हार्ट में बहुत ज्यादा पेन था, लेकिन कोई भी डॉक्टर बोल नहीं पा रहा है कि उसको हुआ क्या है एग्जैक्टली। लास्ट में आफ्टर ऑल होलसम ऑफ चेकअप्स पता चलता है कि उसका टूथ में, आई गेस इन द मॉलर्स, कुछ इन्फेक्शन है व्हिच गॉट कैरिड अवे टू द हार्ट। सो आप सोच पा रहे कि कितना मतलब रिलेटेड है, और लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि टूथ और रूट कनाल, मतलब ये जो नॉर्मलाइज करते, ओ आप डेंटिस्ट है तो ओके आप तो आईसीटी ही करते हो। नो डियर, नो, इट्स समथिंग वेरी मच मोर देन दैट, लाइक वी डील मच मोर देन दैट। तो दैट्स द थिंग आई वुड लाइक टू से कि डोंट, अगर आपको बीडीएस मिल रहा है, वो भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छा पेशेंट फ्लो है, देन प्लीज गो फॉर इट, प्रैक्टिस, बहुत अच्छा करियर है उसमें, बहुत ज़्यादा। सही बोला कि कल भी मैं इसके साथ वही डिस्कस कर रहा था यार। जैसे कि मेरा जब भी शेड्यूल वीड्यूल बिगड़ जाता है ना, तो मेरे को काफ़ी मल्टीपल प्रॉब्लम, और मुंह में कुछ भी हो गया ना, मतलब मेरा कहानी है बात करने का, अब बात ही नहीं करोगे तो तुम्हारा काम धंधा सब बंद। तो वही सीन है कि भाई तुम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने कल भी इसको पॉइंट आउट किया कि यार मतलब ये जो फील्ड है,
ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें ये नहीं मिल रहा है बोल के ये चले जाओ। जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे कि इंजीनियरिंग में मैंने क्या किया भाई, बहुत सारे लोग ये सोचते कि सी एस ले लो, ये ले लो, तो मेरे को केमिस्ट्री में जाना था, मेरे को इंटरेस्ट उसी में था, तो मेरे जितनी भी चॉइस फीलिंग था मैंने सारा केमिस्ट्री भर दिया क्योंकि मेरे को उसी फील्ड में पढ़ना था। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि यार जिनको उसी पर्टिकुलर फील्ड में पढ़ना होगा, राइट। तो मतलब तेरा मतलब आगे का मतलब क्या सीन है, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ फ्यूचर गोल है, मतलब किसी इसी फील्ड में जाना है या कुछ और करने का सोच रहे हैं, मतलब क्या सीन है? फिलहाल तो मैंने ऐसा कोई डिटर्मिनेशन के साथ देखा नहीं है कि यही करना है, या फिर अभी तो फिलहाल डेंटिस्ट्री ही एक्सप्लोर कर रही हूँ क्योंकि नो आई एम रियली न्यू इन दिस फील्ड, तो मैं जान रही हूँ क्या है क्या नहीं है। और अगर यहाँ इसमें ही परस्यू किया देन आई विल गो फॉर एमडीएस पीजी एंड देखते हैं क्या, लाइक राइट नाउ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दिस फील्ड मोर एंड मोर एज पॉसिबल पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, पीजी में, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकता है, ये बहुत ही मतलब मेरे को जितना समझ में आया ना अभी तक जो डिस्कशन इसने किया है, और मैंने भी अपने एंड से मैंने देखा था कि यार इसीलिए इसको बुलाना इम्पोर्टेंट था कि भाई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये फील्ड भी इम्पोर्टेंट है और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भाई अपने सोसाइटी में, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो कोई फाइनल मैसेज है अपने जितने भी ऑडियंस है उनके लिए भाई मोपिया? now maximum of the viewers will be जो prepare कर रहे हैं, तो I will say always be consistent। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल थोड़ा गैप ले लेते, always be consistent। अगर ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे एटलीस्ट 1 घंटा ही सही रोज, अगर फॉर एग्जाम्पल आज कहीं जाना है घूमने जाना है, बट एटलीस्ट ट्राई कि 1 घंटा एटलीस्ट उसको दे, वो कीप अप रखे एंड बी वेरी फार्म द डिसीजंस। जो जो आप आज डिसीजंस लेंगे वो कल उसका रिफ्लेक्शन आएगा। सो बी वेरी केयरफुल एंड बहुत सोच समझ के कोई भी डिसीजन। समझ गया। वेरी स्मॉल वन, लाइक कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा नोट बनाना है, कौन सा टीचर को फॉलो करना है, इवन दिस माइन्यूट थिंग्स। सो दैट आई विल से यार इसने जो बोला है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिसीजन मतलब मेक करना आना चाहिए भाई। डिसीजन अगर तुम नहीं ले पा रहे हो, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि भाई दीपांशु ने बोल दिया कि भाई ऐसा करना नहीं, तुम मैंने बोला उसको एनालाइज करो कि भाई इसने अगर बोला ये लॉजिकल, ये सही डायरेक्शन पे जा रहा है क्या, उसको जो मैंने बोला उसको अगर ट्राई करो, मतलब उसको अगर तुमने प्रैक्टिस किया इसके बाद तो उसका आउटकम आ रहा है क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आउटकम नहीं आ रहा है तो भाई स्ट्रेटजी बदलो, और ये डिसीजन तुम्हें लेना आना चाहिए कि भाई जो भी चीज़ है मतलब तुम्हें अपने सीनियर से ही तो सीखना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर सही डायरेक्शन पे तुम्हें वो गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो तुम्हें डिसीजन मेक करना पड़ेगा, वो तुम्हें समझ में आना पड़ेगा, राइट। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसने जो बोला कि भाई फ्लो बना रहना चाहिए, ऐसे नहीं है कि भाई तुमको आज कहीं पे घूमने जाना है या कहीं पे कुछ भी करने जाना है तो तुमने आज पढ़ाई छोड़ दिया। हो सकता है तुम्हें अगर पहले से पता होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम सुबह से उठ के प्री प्लान इंस्टेंट कुछ मत करो, पहले से तुम सब प्लान करके रखो कि भाई अगर मेरे को किसी को 10 मिनट टाइम देना, आधा घंटा टाइम देना, 1 घंटा टाइम देना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के टाइम है भाई, बाद में तुम ये सब कर सकते हो। तो एग्ज़ाम के टाइम पे जो भी करते हो ना तुम्हारे पास प्लान आउट रहना चाहिए पहले से ही, राइट। तो बहुत ही सही चीज़ बोला। और कभी अपन ट्राई करेंगे कि यार एक और पॉडकास्ट में इसको बुलाए, और इसका जो इनपुट है ना अपने को बहुत ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है ना, क्योंकि भाई तुम नीट के टाइम पे तुम्हें इसने जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला यार, बायोलॉजी में इसने कैसे पॉइंट आउट किया कि भाई अपना नैनो नोट्स बनाओ, इसके बाद हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन तुम पढ़ो, इसके बाद हर रोज़ पढ़ो। ये चीज़ मैं क्यों सेम चीज़ हर एक तुम्हें हर लोग आके सेम चीज़ बोल रहा है, और क्यों मैं बार बार ऐसे लोगों को लेके आ रहा हूँ, ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले भाई, हर रोज़ तुम्हें पढ़ना है और ऐसे स्ट्रेस में मत आ जाओ। एक बार नीट का एग्ज़ाम हो गया इसके बाद बच्चे परेशान हो जा रहे भाई आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये लोग कॉलेज में और ज़्यादा काम है, तो ऐसे स्ट्रेस में मत आओ और बहुत मेहनत करो भाई। तो किसी और दिन बुलाएंगे इसको और किसी अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं ना।